हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 2 हमारा जनरल अवेयरनेस सीरीज़ का। और कल था डे 1 जिसमें हम लोग ने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किए थे। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आज डे 2 में पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग को करने थे। वो शेड्यूल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था इसके प्रीवियस वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो शेड्यूल नहीं देखा है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको वो दे सकती हूँ। तो उसके हिसाब से फिर आज पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग को करने थे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कमेटी बनी हुई थी। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी हुई थी, जिनको ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। रूल्स वही रहेंगे, आपको वीडियो पॉज करके पहले आंसर करना है, उसके बाद वीडियो फिर से प्ले करके आपको अपना आंसर टैली करना है और लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है ये मुझे बताना है। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आर्टिकल्स पूछ लेते हैं या कमेटी के मेंबर्स के बारे में पूछ लेते हैं, या इसमें सेक्शंस क्या हैं, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, उनका टर्म क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर, और फिर पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी चीज़ रहता है वो फैक्ट ओरिएंटेड रहता है। तो इसीलिए पॉलिटी में अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत हाई वेटेज क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सर BN राव, या फिर श्री KM मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव, यानी कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके एडवाइज़र थे BN राव। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली है, लेकिन वहाँ पे रिटन फॉर्म में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूरा एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, वहाँ पे ऐसे रिटन फॉर्म में नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन, यानी कि जो आपका ड्राफ्टिंग प्रोसेस था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब कंप्लीट कर दिया था पूरी तरह से। तो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, या फिर 30 नवंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। अब देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज होता है। अब जैसे जिन लोग को नहीं पता है उनको यही लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो तुरंत ही इम्प्लीमेंट हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर वो समझते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर क्यों इतने दिन की डिले करी गई, 2 महीने का डिले क्यों हुआ। तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली जब 1929 था, लाहौर सेशन हुआ था, तो उस टाइम पे 26 जनवरी को वहाँ पे लाहौर सेशन में कुछ बातें हुई थी और उस चीज़ को यहाँ पे फिर से रिवाइव करने के लिए ये डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को ही हम लोग को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी वजह से ये 2 महीने का गैप हो गया था सिर्फ उस दिन को रिवाइव करने की। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, रिट्स आर इशूड बाय। अब देखिए, रिट्स क्या चीज़ होते हैं। रिट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो किसी भी तरह से वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हैं कोर्ट में। तो यही पूछा गया है, मैंने आपको आंसर ही एक्चुअली बता दिया कि कौन से कोर्ट जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या फिर बोथ 1 और 2, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, और लोकल कोर्ट्स में जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही जा सकते हैं। और 5 तरह के रिट्स होते हैं, वो आपको आई होप कि उसके नाम पता होंगे, और अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो 5 रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है कि ये चीज़ कौन से आर्टिकल में दी हुई है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 226, उसमें अगर आपके आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर वायलेट होते हैं तो आप उसमें हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है और 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 6, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। अगर आपने बेसिक पढ़ा है पॉलिटी तो आपको पता होगा प्रीएम्बल क्या चीज़ होती है उसमें। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रीएम्बल एक्चुअली फर्स्ट पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें जो भी आगे लिखा हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को डिफ़ाइन करता है आपका प्रीएम्बल, कि इसमें कौन सी चीज़ों की बात की गई है, आइडियल्स क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑलराइट, जैसे किसी बुक में आप पहला पेज देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आगे इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ लिखी हुई है ना। तो किस आइडियल पे बेस्ड है ये चीज़ पहला पेज ही बताता है, तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज को बोलते हैं प्रीएम्बल। तो इसमें क्या चीज़ नहीं लिखी हुई है ये पूछा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे नो पढ़िए, कि यहाँ पे नो मेंशन ऑफ, यानी कि नहीं दिया हुआ है वो चीज़। तो ऑप्शंस हैं जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस या फिर एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जस्टिस मतलब कि सबको बराबर से अधिकार है कि उनको जस्टिस मिले। देन सेकंड है फ्रेटर्निटी, का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। देन थर्ड है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सब लोग बराबर हैं RRCSP के अकॉर्डिंग, यानी कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सारे लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। एंड लास्ट है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि जो आपको 18 साल के बाद वोट करने का अधिकार मिलता है, ये चीज़ होती है एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक है जो नहीं दिया हुआ है प्रीएम्बल में। तो इसका करेक्ट आंसर है एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी ऊपर के 3 जो हैं ये दिए गए हैं उसमें, लेकिन लास्ट वाला नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें से कौन एक लोग हैं जो मेंबर नहीं है। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको सारे मेंबर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इस वजह से आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ सकती है। तो फर्स्ट है महात्मा गांधी, देन राजेंद्र प्रसाद, GV मावलांकर या फिर सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हुए भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन से टाइप की डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं इंडिया में। डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप। अब इसका मतलब देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे होती है, जहाँ पे पीपल खुद के ऊपर खुद से ही रूल करते हैं, यानी कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता है, वहाँ पे कुछ भी होता है तो वहाँ के लोग खुद वोट करते हैं। देन सेकंड है प्रेसिडेंशियल, जैसा कि अमेरिका में है, यानी एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसको बोलते हैं, जो उनके यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। देन थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि जो भी वहाँ की जनता है वो एक अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं, फिर वो इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद में अगर वो जीत जाते हैं तो रूल करते हैं। देन लास्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब एक तरह से तानाशाही होती है। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और जिसके भी आइडियल्स हम लोग से मैच करते हैं, फॉर एग्जांपल सब लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह लेके खड़े होते हैं, फिर जिनको भी हम लोग को लगता है कि उनके आइडियाज़ जो हैं वो वैसा ही चाहिए हमें अपना देश, तो हम उनको वोट करके जिताते हैं। उसके बाद वो जीत के सेंटर में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं और फिर वो रूल करते हैं, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू खुद पे रूल करते हैं। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपके संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी इस वक्त हैं, 9, 10, 11 या फिर 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 11। देखिए पहले इसमें जब पहली बार डाली गई थी, इसमें जब इंदिरा गांधी का टाइम था उस टाइम पे सिर्फ 10 ही डाली गई थी, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो रेगुलरली स्कूल जाएंगे, मतलब उनको स्कूल जाने का अधिकार है और इस चीज़ में स्टेट उनकी हेल्प करेगा। ये चीज़ था 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, तो ये ड्यूटीज़ में डाल दिया गया था। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उसमें मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, मैक्सिमम पूछा है। तो ऑप्शन है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 मंथ्स। यानी कि 6 महीने से ज़्यादा आप गैप नहीं दे सकते। 6 महीने के अंदर अंदर आपके पार्लियामेंट के 2 सेशन हो जाने चाहिए। ऑलराइट। और अगर इमरजेंसी होती है तो उसके केसेस अलग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि 6 महीने का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है सिर्फ। सो विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज टास्क। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, बट प्लीज़ मैनेज इट। मुझे भी थोड़ा टाइम क्लैश था आज क्योंकि। और कल आने के लिए मत भूलिएगा, कल हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे एज़ पर शेड्यूल, क्योंकि कल फ्राइडे है। So thank you so much for watching till the end, and please like, share and subscribe to my channel. And if you have any query related to SSC exams, please let me know in the comment section. Bye bye.